Hello and good morning everyone. I welcome you all at Overs News Analysis. Today is 1st September 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduvers News Analysis, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Now first article is statehood for Jammu and Kashmir may take time, polls can be held government. अब आप सभी को पता है अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, स्टेट गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन किया था, आंसर मांगा था उसका कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड कब यहाँ पर रिटर्न होगा. तो गवर्नमेंट ने अभी ये कहा है, आप ऐसा कह सकते हैं एज अ आंसर कि स्टेटहुड तो अभी यहाँ पर जम्मू कश्मीर का उसको रिस्टोर होने में टाइम लग सकता है, बट वहां पर अब क्या हो सकते हैं, आपके इलेक्शंस हो सकते हैं. अभी इलेक्शन कब होते हैं वहां पर ये हम फर्दर देखते हैं, लेकिन अभी क्या है, इसमें अभी टाइम है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इकोनॉमिक ग्रोथ 7.8% फास्टेस्ट इन 4 क्वार्टर्स. अब एनएसओ के द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया है. आप लोगों को पहला पॉइंट क्या याद रखना है, ये डेटा किसके द्वारा रिलीज हुआ है, एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा इस डेटा को रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर ये कहा गया कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो 7.8% से हो रही है ना. हम जो अगर इंडिया के हम जीडीपी देखते हैं, हमारा जो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना. तो जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर हम उसकी वैल्यू देखते हैं और जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए है, तो उससे हम देखें तो जो 4 क्वार्टर में आप देखेंगे तो हमारी जो ग्रोथ है वो कितनी हुई है, 7.8% हुई है. तो इसमें से देखिए आपके लिए क्या क्या पॉइंट निकल कर आते हैं. अब फर्दर ये कहा जा रहा है कि मानसून का जो हमारा सेशन, मतलब कि आपका जो ये मानसून चल रहा है, इसमें आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं. तो ये फर्दर ये कहा जा रहा है कि इसके कारण थोड़ा सा हमें स्लो डाउन देखने को भी मिल सकता है, बट अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी जीडीपी में 7.8% इकोनॉमिक ग्रोथ हमें दिखाई दी है. अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, इसको हमने एक बार डिस्कस किया था. अगर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं पता तो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, हम फर्दर इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे. लेकिन जिन लोगों को यहाँ पर जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है, वो आप लोग यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, अब देखिए यहाँ से हमारे लिए क्या निकल कर आता है कि हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो क्या एक्चुअल में हम देख रहे हैं हमारी एक्चुअल ग्रोथ भी हो रही है या नहीं हो रही है. ग्राउंड लेवल पर कहते हैं क्या, जो हम ग्राउंड लेवल पे रियलिटी की बात करते हैं, तो क्या वहां पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, उतना जॉब क्रिएशन हमारी कंट्री में हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो कई बार ये आंसर आता है कि इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही, जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ है. मतलब कि वहां पर हमारी जीडीपी में तो ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है, बट वहां पर हमें जॉब्स दिखाई नहीं दे रही, एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर हाई है, वेरियस फैक्टर्स हम देखते हैं. ठीक है, अब सेकंड चीज इसमें क्या आ जाती है, जब भी यहाँ पर आपकी ग्रोथ होती है तो आपको उसको किससे लिंक करना है, आपका इन्फ्लेशन से. ग्रोथ होगी तो वहां पर इन्फ्लेशन होगा. ठीक है, कई बार क्या होता है, अगर हम ग्रोथ को अगर बढ़ावा देंगे तो इन्फ्लेशन होगा, लेकिन जब हम इन्फ्लेशन को देखने जाते हैं, जो हमने आइडियल यहाँ पे एक बेंचमार्क रख के रखा है, क्या करके रखा है, हमारा बेंचमार्क कितना है, 2% आपका मिनिमम होना चाहिए और 6% मैक्सिमम होना चाहिए. आइडियल यहाँ पर 4% इन्फ्लेशन रेट होनी चाहिए. अगर 6% से 4% से भी थोड़ा सा भी यहाँ पे ज्यादा होता है तो आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो एक्शन में आ जाती है, और जो आपके रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो हमारे होते हैं, उसमें यहाँ पर चेंजेस करने लगती है. तो ये डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट करता है, तब हम यहाँ पर क्या करने जाते हैं, जो हमारा इन्फ्लेशन होता है उसको टारगेट करने लगते हैं, जिससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो मार्केट में मनी का सप्लाई होता है वो कम होता है, मनी का सप्लाई कम होता है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम होती है. तो एक तरीके से इसको हर्डल करता है, हमारी ग्रोथ को यहाँ पर हर्डल करता है. तो आपको यहाँ पर याद रखना कि जो आपकी ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन से यहाँ पर लिंक है. अगर किसी भी कंट्री में यहाँ पर ग्रोथ हो रही है तो आपको वहां पर समझना होगा कि वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कि वहां पर इन्फ्लेशन होगा ही होगा, ये हमें कंफर्म है. ओके, सो आई होप आपको ये यहाँ पर ये क्लियर होगा. तो इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रू 7.8% in first quarter of financial year 2014-24 compared with 13.1% growth in quarter first financial year 23. ओके, तो अभी ये हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर अप्रैल टू जो 24 का चल रहा है, उसमें ये कहा गया कि अब तक की हमारी ये हाईएस्ट रही है. नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, हम आगे आर्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले अब हम देखेंगे हमारे कल के क्वेश्चंस. कल का हमारा क्वेश्चन ये था कि विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोकास एम्पायर. यहाँ पर आप लोगों को ये बताना था कि जो अशोका का एम्पायर है,
अशोका का एम्पायर है। ओके, इसमें से कौन सा पार्ट है जो अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंगा, इसमें से कौन सी टेरिटरी अशोका के एम्पायर का पार्ट नहीं थी, है ना। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ। अशोका एम्पायर था, ठीक है, अशोका एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, ये भी हमें पता है, बट हमें इसमें से ये बताना है कि अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग, इसमें से कौन सी जो टेरिटरी थी वो अशोका एम्पायर का पार्ट नहीं थी। ओके, सो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रीड करेंगे, देन इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कॉमेंट सेक्शन में करना है, वेदर आप लोगों ने इसका क्वेश्चन का आंसर किया हो या ना किया हो, फिर से आप लोग कॉमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे। ओके, देखिए आप मैप देखिए, अगर आपने मैप देख लिया आपको तुरंत यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप ये मैप देखिए, ये पूरा पार्ट है ना, आपको ये दिख रहा होगा रेड वाला पार्ट, ये यहाँ पर आता है किसके अंदर, अशोका के अंदर। फिर धीरे धीरे ये बढ़ता भी है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य आता है, वो उसको फैलाते हैं, और फर्दर यहाँ पे जो मतलब रूलर्स आते हैं, उसके बाद ये जो उनका एम्पायर था वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लेकिन 2050 BCE तक यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अशोका एम्पायर की। तो आपको ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर पूरा किसने रूल किया है, अशोका ने रूल किया है। तो इसमें कुछ पार्ट यहाँ पर अफगानिस्तान का भी आ जाता है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे बहुत सारी टेरिटरी यहाँ पे सीड्स की थी 305 BC में, ठीक है। फिर अलेक्जेंडर का यहाँ पर रूट आ जाता है, ये जो पूरा रूट है ना, ये अलेक्जेंडर का यहाँ पर रूट है, यहाँ से अलेक्जेंडर है। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इस पार्ट में ये जो साउथ वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी अशोका का रूल था, लेकिन श्रीलंका में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अशोका एम्पायर का रूल नहीं था। तो इसमें से आप लोगों को समझ में आया, इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, या ऑप्शन सी, श्रीलंका इज योर राइट ऑप्शन। ओके, राइट आंसर क्या है हमारा, श्रीलंका। सो आप यहाँ पर देखेंगे, श्रीलंका अर्लियर से हम सैलोन के नाम से जानते थे, वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर। द ग्रेट मौर्य एम्पायर consisted of the majority of South India. It was the most significant political entity in the Indian subcontinent. यहाँ पर अशोका एम्पायर के बाद आपका मौर्यन एम्पायर आता है। धीरे धीरे वो क्या करता है, उसकी जो मेजोरिटी है बहुत सारे पार्ट्स पर वो क्या करता है, साउथ इंडिया के पार्ट्स पर वो यहाँ पर क्या करता है, अपना सिग्निफिकेंट यहाँ पर अपना पार्ट बढ़ाता है। बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो श्रीलंका है वो इसका पार्ट यहाँ पर नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, बी, सॉरी, श्रीलंका। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए एलिफेंट आपके लिए, एलिफेंट अभी जो है हमने 3-4 बार इसको न्यूज़ में आ चुका है और हमने इसको पढ़ा भी है। तो आप लोगों को हम यहाँ पर एलिफेंट से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन, जो भी स्पीशीज़ है, मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा है, आप एक लोग अलग से नोट्स बना लीजिए। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद यहाँ पर एक नए जो आपकी स्पीशीज होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता ही रहता है। तो आप लोग अगर अलग से इसका नोट्स बना कर रखेंगे तो आपको रिवीजन में बहुत ही आसानी होगी। आप तुरंत खोलेंगे, जितनी भी स्पीशीज हैं एक बार उसको आपने यहाँ पे गो थ्रू कर लिया, ठीक है। तो हम एलिफेंट से लेकर यहाँ पे कंसिडर करते हैं, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। ये कहा जा रहा है कि जो एलिफेंट्स का ग्रुप होता है उसकी जो लीडर होती है वो कौन होती है, फीमेल होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये आप लोगों को बताना है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। यहाँ पर उनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट्स का, वो कितना होता है, 22 मंथ्स होता है, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी राइट है या रॉन्ग, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एन एलिफेंट कैन बी नॉर्मली गो ऑन क्लैविंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सिर्फ 40 साल तक, जब एलिफेंट्स यहाँ पे 40 ईयर्स के हो जाते हैं तब तक ही वो क्या कर सकते हैं, मतलब उनको बेबीज होते हैं। कैल्विंग का मतलब यहाँ पर उनके जो बेबीज होते हैं उनको काफ कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 40 ईयर्स तक वो क्या कर सकते हैं, मतलब कि प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाती है, रॉन्ग, ये आप लोगों को बताना है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरल। ये कहा जा रहा है कि अगर हम इंडिया में क्या देखते हैं, एलिफेंट्स की पॉपुलेशन देखते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको एलिफेंट्स कहाँ मिलते हैं, केरल में मिलते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी राइट है या रॉन्ग, आप लोगों को बताना है। देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे न्यूज में आया था। अगर आप लोग कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं न्यूज को, इस न्यूज़पेपर को, तो आप लोगों को यहाँ पर ये पता होगा कि ये स्टेटमेंट आपकी राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो इसमें से आपका क्या सही ऑप्शन होगा, 1 and 2 ओनली, 2 and 4 ओनली, 3 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली। तो राइट ऑप्शन क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे। वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार फिर से आप लोग अपने
पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में करेंगे। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स। अब यहाँ पर आपके पास कुछ टाइगर रिजर्व्स दिए गए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो आप लोग पहले क्या करें, टाइगर रिजर्व्स देखें यहाँ पर कितने टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं और इंडिया का मैप ड्रॉ करिए। ऐसा कर सकते हैं आप, इसको कैसे, इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे बैठकर अच्छे से करिएगा। कैसे करना है, आप लोग यहाँ पर इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे और देखेंगे इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, और उसके बाद जितने भी यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स हैं सारे टाइगर रिजर्व्स को अपने इंडिया के मैप में आप लोकेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। अगर आप लोगों को पता है तो आप अभी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करें। अगर नहीं पता है तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, और कल मैं आप सभी से यहाँ पर पूछूंगी किस किस ने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट किया है, इस होमवर्क को। नाउ फर्स्ट क्या है हमारा, मेल घाट टाइगर रिजर्व, सेकंड मुकुरंदा हिल टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो इनको क्या करना है आपको, नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ, ठीक है, और ये ईस्ट है हमारा और ये वेस्ट है। तो आपको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाना है और इसे अरेंज करना है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का आंसर यहाँ पर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, सो मेक श्योर वीडियो को आप लोग लास्ट तक यहाँ पर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसको यहाँ पर अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है, अ प्रोग्रेसिव यूसीसी मस्ट प्रोटेस्ट द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट। अब ये आर्टिकल क्यों आया है, इसके पीछे का मेन रीजन आप लोग देख लीजिए। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपने न्यूज़पेपर में, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा एक आर्टिकल है, यहाँ पर एक न्यूज़ आई है कल कि जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पर एक स्पेशल सेशन बनाया है पार्लियामेंट का। देखिए आप सभी को पता है, जैसे कि जनरली हमारे यहाँ 3 सेशन होते हैं। एक होता है हमारा बजट सेशन, दूसरा होता है यहाँ पर हमारा मॉनसून सेशन, और तीसरा होता है हमारा विंटर सेशन, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि कितने सेशन होने चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने सेशन यहाँ पर बुला रही है। बस हमारे पार्लियामेंट में, मतलब सॉरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि 2 सेशंस के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 6 मंथ्स होना चाहिए, इससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये बात लिखी गई है। और उसके बाद यहाँ पर आप कितने भी सेशन बुलाएं, इट डजंट मैटर। अब यहाँ पर कहा है कि फ्रॉम सितंबर 18 टू 22 यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होगा। अब इस स्पेशल जो आपका स्पेशल सेशन होने वाला है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी क्या नहीं, ये हमें अभी बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इसी के चलते ये आर्टिकल आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपकी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, शायद इसको यहाँ पर लेकर आने की बात कही जाए, क्योंकि आपकी जो इस टाइम की प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि हम क्या लेकर आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। अब इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कि जितने भी इंडिया में सिविल मैटर्स है, जैसे कि मैरिज हो गया, आपका डाइवोर्स हो गया, हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, ओके, तो एडॉप्शन हो गया ये, तो इन सब के लिए क्या होना चाहिए, एक सेम लॉ होना चाहिए। क्योंकि अभी इंडिया में क्या है, वेरियस जो पर्सनल लॉज होते हैं उनकी बेसिस पर ये जितने भी आपके मैटर्स है ना, मैरिज वाला, डाइवोर्स वाला और इनहेरिटेंस की बात करते हैं, एडॉप्शन की बात करते हैं, तो ये पर्सनल लॉज के द्वारा क्या होते हैं, आपके गवर्न किए जाते हैं। जैसे मुस्लिम पर्सनस लॉ हो गए, आपके हिंदू के जो पर्सनल लॉ हो गए, उन बेसिस पर क्या होते हैं, ये जितने भी मैटर्स हैं वो गवर्न होते हैं, ठीक है। इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल जो 44 है वो यहाँ पर डिफाइन करता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की। लेकिन आपको ये याद रखना है ये किसके अंदर रखा गया, आपका डीपीएसपी के अंदर रखा गया है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये पता था, उन्होंने उस टाइम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, हमारा जो इंडिया था वो रिलीजियस बेसिस पर यहाँ पर उसका क्या होता है, एक मतलब कि आपका ब्रेकडाउन होता है, इंडिया और पाकिस्तान बनता है रिलीजियस बेसिस पे। अगर उस टाइम पर हम इसको लेकर आते तो और ज़्यादा क्या हो जाती, सिचुएशन यहाँ पर खराब हो जाती। इसलिए इसको डीपीएसपी में रखा गया, क्योंकि डीपीएसपी क्या है, आपके डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं कोर्ट में, इसलिए इसको डीपीएसपी में रखा गया कि जब हमारी कंट्री मैच्योर हो जाएगी थोड़ी और उन्हें लगेगा कि हाँ हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या करना चाहिए, अब लेकर आना चाहिए, तब क्या कर सकते हैं, हम इसको लेकर आएंगे। इसलिए यहाँ पर इसको डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में
यहाँ पर रखा गया है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है, जैसे कि हम एडॉप्शन की बात करते हैं, एडॉप्शन भी क्या है आपका एक सिविल मैटर है। तो यहाँ पर एडॉप्शन में जो बच्चों के राइट्स हैं, बच्चों के जो इंटरेस्ट हैं, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल में आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ केस स्टडीज दी गई हैं कि जैसे कि इस्लामिक लॉ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे राइट ऑफ द चाइल्ड एंड नॉट ऑफ द पेरेंट्स, वहाँ पर जो बच्चों के अधिकार होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, वो बच्चों के ऊपर होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे की कस्टडी चल रही है, अब ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मदर के पास आपने जाना चाहता है या फिर अपने फादर के पास जाना चाहता है। क्योंकि कुछ केसेस में हम ऐसा देखते हैं ना कि हम पहले मदर और फादर की सिचुएशन देखते हैं, कंडीशन देखते हैं कि कौन उनकी परवरिश, बच्चों का जो ग्रो अप है वो कौन अच्छे से यहाँ पर कर सकता है, तो उस बेसिस पर यहाँ पे कस्टडी दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये कहा जाता है, जो इस्लामिक लॉ है उसके अकॉर्डिंग बच्चों का ये राइट होता है कि वो मदर को चूज करना चाहते हैं या फिर फादर को चूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी यहाँ पे केस स्टडी यहाँ पर दी गई है। अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको इसको पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर केस ऑफ बहुत सारे अडॉप्शन के केस आते हैं, जैसे कि नरसिन बेगम 2022 का केस आता है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि कस्टडी ऑफ अ गर्ल child to her biological parent in a preference to the rights of the adoptive parents who are under Norris deed had adopted a 3-month-old child. The family court on the basis of testimony of the child, now 6 years old, and in the best interest of the child, had decided in favor of the adoptive parents. यहाँ पर दो पेरेंट्स आ जाते हैं, एक होते हैं आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स और दूसरे होते हैं आपके जिन्होंने अडॉप्ट किया, अडॉप्टिव पेरेंट्स। अब यहाँ पर दो पेरेंट्स कैसे आ गए? जैसे कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं कि माइनर से यहाँ पर बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, और उन बच्चों को फिर क्या हो जाता है कि कोई ना कोई अडॉप्ट कर लेता है। ऐसा कुछ केसेस आता है जब उनको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। बहुत सारे रेप के केसेस होते हैं, उस बेसिस पर जो गर्ल्स होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो प्रेगनेंसी के उनको बच्चे भी हो जाते हैं। फिर उन बच्चों को क्या होता है, ना तो उनके फादर, जो बायोलॉजिकल फादर होते हैं और बायोलॉजिकल मदर होती हैं, वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो कुछ लोग होते हैं उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी पूरा केस चलता है कि अब एक ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहाँ पे 2 बेंचेस का जज था, उसमें यहाँ पर ये कहा गया कि हम पहले इंटरेस्ट देखते हैं बच्चों को, यहाँ पर कौन अच्छे से यहाँ पर उसे उसका पालन पोषण कर रहा है, उसका नरिशमेंट यहाँ पर अच्छे से कर रहा है। तो इस बेसिस पर यहाँ पर क्या किया जाता है, पूरी टेस्टिमनी होती है बच्चे की, और उसके बाद यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो किसके फेवर में होता है, अडॉप्टिव पेरेंट के फेवर में होता है। तो यहाँ पर ये है कि बात की जा रही है कि हमें चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट देखना है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका आता है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो हमारे चिल्ड्रंस हैं उनका यहाँ पर सबसे जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसको देखते हुए आगे देखना हो। क्योंकि बच्चे जब यहाँ पर अडॉप्ट होते हैं तो एक वो ट्रॉमा होता है ना, बच्चों के साथ साथ भी ट्रॉमा होता है, और जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं वो भी एक ट्रॉमा से यहाँ पर गुजरते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को एक्नॉलेज करते हुए, जो भी यहाँ पर बिगिनिंग में सेपरेशन होता है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट देखना होगा। तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। एक बार ये फिर से न्यूज में आ गया है तो उसको हम स्टार्टिंग से एक बार पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है आपका? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड essentially means a common set of laws governing personal matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance and succession for all citizens of the country irrespective of religion। आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? हमारा एक कॉमन सेट ऑफ लॉ है जो हमारे क्या करेगा, जितने भी हमारे पर्सनल मैटर्स है उसको गवर्न करेगा। जैसे कि आपका मैरिज हो गया, डाइवर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। कंट्री में सारे सिटीजन्स के लिए क्या होगा, आपका सेम लॉ होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मतलब कि आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, किसी भी ट्राइबल ग्रुप से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, सबके लिए क्या होगा, एक लॉ होगा। ठीक है, आर्टिकल 44 हमारा जो DPSP है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके अंदर क्या गया, आपका इंडोर किया गया है। करेंटली यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी क्या है, हमारे रिलीजन में, मतलब कि हमारी कंट्री में डिफरेंट रिलीजन के यहाँ पे जो लॉज है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। उस बेसिस पर यहाँ पे जो मैरिज है, डाइवोर्स है, अडॉप्शन है, इनहेरिटेंस है, सक्सेशन है, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या हो रही, गवर्न हो रही हैं। गोवा इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री हैज UCC। आपको ये पॉइंट भी याद रखना कि गोवा सिर्फ ऐसा स्टेट है जहां पर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जिस्ट करता है। बट द गोवा सिविल कोड वॉज गिवन बाय द पोर्टुगीज इन 1867, और ये 1867 में पोर्टुगीज के द्वारा इस कोड को वहां पर दिया गया है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया जाता है,
फॉलो किया जाता है। तो आपका आंसर होगा क्या, गोवा। अब इसके कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स भी देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में ब्रिटिश रूल आता है। ब्रिटिश रूल को यहाँ पर ये समझ में आता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे पर्सनल लॉज हैं, मतलब सिविल मैटर्स हैं, वो आपकी रिलीजियस कस्टम्स जो है ना, ट्रेडिशंस है, उन बेसिस पर यहाँ पर क्या होता है, रिकॉग्नाइज होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उनको एक आइडिया आता है, वहीं से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया है ना, वो इमर्ज होकर सामने आता है, जिससे क्या कहा जाता है कि एक कॉमन सिविल आइडेंटिटी यहाँ पर क्या होगी, क्रिएट होगी। क्योंकि एक तरीके से क्या है, सभी रिलीजन के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, उनके कस्टम्स है, तो इसके कारण क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पोर्तुगीज का रूल आता है। पोर्तुगीज यहाँ पे 1960, देखिए, व्हेन गोवा वाज अंडर पोर्तुगीज रूल अंटिल 1961, यूनिफॉर्म सिविल कोड बेस्ड ऑन द पोर्तुगीज नेपोलियन कोड वाज इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पर फिर पोर्तुगीज रूल जब आते, तो हमने यहाँ पर देखा कि पोर्तुगीज ने क्या किया था, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया था। फिर यहाँ पे नेहरूवियन विजन आता है। जवाहरलाल नेहरू जी, यहाँ पे उनका जो विजन था वो मॉडर्न था, प्रोग्रेसिव इंडिया की तरफ था। तो वो उन्होंने भी क्या किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट देखा एज अ नेशन बिल्डिंग। बट उस टाइम पर आप सभी को पता है कि जो हमारी सिचुएशन थी ऐसी नहीं थी कि हम क्या कर पाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कंट्री में कर पाए। इसलिए इसको किस में रखा गया था, आपका डीपीएसपी में रखा गया। फिर हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, तो आपका फिर धीरे धीरे क्या आता है, हिंदू कोड बिल आता है, जिसमें कि हिंदू के जितने भी पर्सनल लॉज थे उसको मॉडर्नाइज किया गया था। जो भी मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस के जितने भी लॉज थे, तो उन्हें हिंदू कोड बिल में सारे उन सबको मॉडर्नाइज किया गया था। तो ये एक स्टेप था टूवर्ड्स द यूसीसी, मतलब कि हम क्या करें, हमारे जो पर्सनल लॉज हैं उन्हें भी मॉडर्नाइज कर सकते हैं। फिर आपका शाहबानो केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है। उन्होंने ये कहा था, एक तरीके से स्पार्क दिया था किसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, है ना, जिसमें हम क्या कर सके। क्योंकि जब भी जो पर्सनल लॉज होते हैं ना, तो इन पर्सनल लॉ में सबसे ज्यादा जो सफर करता है वो कौन होता है आपका, या तो बच्चे होते हैं या वुमेन होती हैं, है ना, विमेन होती हैं। तो इस बेसिस पर ये कहा जाता है कि जो विमेन कम्युनिटी है अक्रॉस दी वेरियस रिलीजियंस कम्युनिटी, वहां पर उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अब आपके यहाँ पे बहुत सारे केसेस भी होते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में। सबसे पहला केस आपका आता है शाहबानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान, 1985 का ये केस है, जिसमें यहाँ पर जो मुस्लिम वुमेन होती है वो मेंटेनेंस के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर क्या करती है, क्लेम करती है। सो सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द इद्दत पीरियड, इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट यूसीसी हेल्प इन रिमूविंग कॉन्ट्राडिक्शंस बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज। तो यहाँ पर आपका शाहबानो केस आता है, जिसमें वो मेंटेनेंस की यहाँ पे डिमांड करती, क्लेम करती है विमेन, क्योंकि उसका जो एक इद्दत पीरियड होता है वो एक्सपायर हो चुका होता है, बट स्टिल वो क्या करती है, डिमांड करती है। तो वहीं से एक ऑब्जर्वेशन आपका सामने निकल कर आता है कि हमें क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आना चाहिए, जिससे वो क्या करेगा, जो आइडियोलॉजीज के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस है उसको वो रिमूव करेगा। उसके बाद आपका सेकंड केस आता है सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में, जिसमें यहां पर जो हिंदू हस्बैंड है, ये कहा गया कि The Supreme Court held that Hindu husband cannot convert to Islam and marry another woman without dissolving his first marriage। तो यहाँ पर हिंदू में ये कहा जाता है कि एक आदमी होता है, आप ऐसा समझ लीजिए, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारी, आपका इस्लामिक लॉ में ये है ना कि आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि एक हिंदू हस्बैंड इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इस्लाम में आपका प्रोविजन है कि आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये क्या आता है, प्रिवेंट करता है कि हम जो आपका ये पॉलीगैमी होता है इसको ये प्रिवेंट करने की बात की जा रही है कि अगर ऐसा करना है तो पहले आप जो आपकी फर्स्ट वाली शादी है उसको पूरी तरीके से खत्म करना होगा, डिसॉल्व करना होगा, डाइवोर्स लेना होगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, दूसरी शादी कर सकते हैं। थर्ड आपका आता है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है 2017 में, जिसमें आपका ट्रिपल तलाक, बहुत ही फेमस केस है, आप लोगों को यहाँ पर पता होगा, है ना, जिसमें आप 3 बार जो होता आपका, अगर 3 बार आप तलाक 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 बोल देते थे तो इससे क्या होता था, आपका तलाक हो जाता था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना ज्यादा ये क्या कर रहा था, जो विमेन की डिग्निटी है, इक्वालिटी है मुस्लिम विमेन की, उसको यहाँ पर कर्टेल कर रहा था, और एक तरीके से आप देखा जाए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वहीं से ये सारी चीजें आती हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आपका इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। अगेंस्ट में ऐसे हैं कि ये क्या करेगा, एक प्लूरलिटी लेकर आ जाएगा, है ना। दूसरे कुछ ये कह रहे हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जो हमारी कस्टमरी लॉज हैं, जैसे कि ये कहा जाता है कि जो अभी भी बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, है ना, तो उनके जो रिलीजन है वो बहुत सारे, उनके जो रिलीजन से कस्टम्स है वो उसको फॉलो करते हैं। तो इन सब को क्या करेगा, वो डाइल्यूट कर सकता है, ठीक है। तो जो लोग इसके फेवर में है वो लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, यूनिफॉर्मिटी लेकर आएगा, जेंडर जस्टिस को ये प्रमोट करेगा, इंडिया में सेक्युलरिज्म प्रमोट होगा। यहाँ पे जो वेरियस कम्युनिटीज हैं इंडिया में, है ना, हिंदू वो होगा, शरीयत एक्ट यहाँ पे जो एक यूनिफॉर्म यहाँ पर नहीं वो एप्लीकेबल होगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, इसके फेवर में है। तो आई होप आपको ये पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है यहाँ पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मैपिंग टाइज। आप सभी को पता है कि चाइना ने क्या किया, अपना एक नया मैप निकाला है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, साइड चीन आपका है, जो पूरा साउथ चाइना सी है ना, और जो 9 डैश लाइन जिसकी हम बात करते हैं, उन सबको अपने मैप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो इंडिया के साथ साथ यहाँ पे हम बात करते हैं फिलीपींस की, इंडोनेशिया की, सारी कंट्रीज ने क्या किया, इसका प्रोटेस्ट किया है इसके अगेंस्ट में। अब आप सभी को पता है यहाँ पे G20 की समिट होने वाली है और G20 की समिट आपकी नेक्स्ट वीक है। तो यहाँ पर अभी जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कंफर्म किया है कि शायद जो चाइनीज प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर G20 की मीटिंग को यहाँ पर मतलब कि उसमें या उसको अटेंड ना करें। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। जो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब इस चीज को देखिए, प्रोटेस्ट करने से यहाँ पे सारी चीजें नहीं होंगी, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जैसा यहाँ पे चाइना कर रहा है। चाइना क्या करता है, यहाँ पे मैप रिलीज कर देता है और उसमें जो टेरिटरीज होती हैं उसको ऐसा शो करता है कि वो चाइना की टेरिटरीज हैं। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए। जैसे कि हमारा जब 2019 में इंडिया ने मैप इशू किया था, जब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था आपका, तो इंडिया ने जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर है, इसको इंडिया के मैप में किया था। तो चाइना ने इसका बहुत ही ज्यादा क्या किया था, स्ट्रांगली इसको रिस्पॉन्ड किया था इसमें। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि जब हम मैप रिलीज करें तो जो तिब्बत वाला पार्ट है उसको हम अलग से एक नेशन की तरफ क्या कर सकते हैं, हम उसको शो कर सकते हैं, है ना। और जो भी यहाँ पर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उसको, जो उसका मेन पोजीशन है उस पर ऐसे हम क्लेम कर सकते हैं। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा, क्योंकि तभी यह क्या होगा, आपका एक मेन हम कह सकते हैं इस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बातचीत से यहाँ पर आपका कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि चाइना इस तरीके से करता जाता है और धीरे धीरे सारे जो आपकी टेरिटरीज होते हैं उसको क्लेम करता जाता है। ठीक है, तो इंडीड चाइना वुड डू नॉट well to show its neighbors the sensitivity that it demand of them if it has any inclination towards repairing increasingly fraught relation। तो अब देखिए, चाइना क्या है, हमारी एक नेबरिंग कंट्रीज है, हमारे बॉर्डर्स लगते हैं, और अगर यहाँ पर इंडिया और चाइना की अगर बात करें, ये दो बड़े नेशंस के बीच में अगर इस तरीके से कन्फ्लिक्ट रहता है तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस आपके लिए हमेशा यहाँ पर बने ही रहेंगे। तो हमें यहाँ पर इंश्योर करना होगा, चाइना को भी और इंडिया को भी, कि हमें क्या करना होगा, जो ये टेंशंस है उसको, जो एक्सटर्नल बॉडीज और जो आपके बाउंड्रीज यहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं उसे यहाँ पे रिजॉल्व करने की हमें जरूरत है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, आर नेचुरल डिजास्टर्स आर मैन मेड। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन आप देखिए कितना अच्छा है, नेचुरल डिजास्टर्स और मैन मेड। क्या जितने भी यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका लैंडस्लाइड होता है, यहाँ पर फ्लड आता है, क्या वो मैन मेड है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण यहाँ पर हो रहे हैं? तो इसका आपका आंसर क्या हो सकता है, यस। हाँ, ये सारे क्या हो रहे हैं, आपके मैनमेड हम कह सकते हैं। हम यहाँ पे उत्तराखंड का एग्जांपल देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल देख रहे हैं, जहां पर जो हाईवेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, है ना, जिसके कारण वो क्या हो रही है, डैमेज हो रही हैं, और हजारों लोगों की यहाँ पर, हजारों और लोगों की यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी जान जा रही है। आपका जो आर्टिक ओशन है वो क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है, इसके कारण बहुत ज्यादा हैवी रेन देखने को मिल रही है। हैवी रेन हो रही है तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, आपके जो हैजार्ड प्लानिंग्स है, उसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल ट्रेजेडीज हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसमें पूरा आपका डिबेट हो रहा है कि कैसे मैन मेड हो सकता है, कैसे मैन मेड हुआ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं क्लाइमेट चेंज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, जो आपके फ्लड प्लेन्स हैं, जैसे कि ये रिवर है, अब आप सभी को पता है ये रिवर है। अब मान लीजिए किस साल बारिश ज्यादा हुई तो इसका रिवर का जो कोर्स होगा वो यहाँ पर बढ़ेगा, है ना, वो अपना थोड़ा तो यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो एरिया, इतना एरिया होता है हमें खाली मिलता है, जब तक बारिश नहीं होती है हम वहां पे क्या करने लगते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, घर बनाकर रहने लगते हैं। और जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो हम यह कहते हैं कि अरे बाढ़ आ गई। तो देखिए, बाढ़ तो वहां पे वो तो उसका पार्ट ही था, तो वो तो उसको उतना बढ़ना ही था। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर बाढ़ आ गई और इतनी सारी यहाँ पर लाइफ मतलब जान लेकर वो चली गई। हम क्या करते हैं, वाटर को इंक्रोच कर देते हैं यहाँ पे, जैसे कि नदी ने अपना यहाँ पर रूट चेंज कर दिया, अपना जो कोर्स है उसको डाइवर्ट कर दिया। और मान लीजिए पहले ये ऐसे बहती थी, ठीक है, अब वो कैसे हो गई, ऐसे हो गई। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फिर से घर भर बसा लिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके रहने लगे। अब मान लीजिए यहाँ पर रिवर का क्या होता है, रिवर का आप यहाँ पर जो आप कह सकते हैं उसका जो नेचर होता है उसको आप नहीं समझ सकते, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पर फिर से वो अपने कोर्स में वापस आ गई, तो हमने यहाँ पर कह दिया फ्लड आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो ये जो हम इंक्रोच करते हैं एरियाज होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो सिटीज होती हैं वो यहाँ पर प्लानिंग तो करते हैं, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो करते हैं, डेवलपमेंट तो करते हैं, बट हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें वो यहाँ पर नहीं होता है। हमारी जो अर्बन प्लानिंग होती है बहुत ही ज्यादा पुअर होती है, जिसके कारण हमें ये जो अननेचुरल फिनोमिना है, जो हम अर्बन फ्लडिंग की बात करते हैं, हर जगह आपका क्या हो
चुका है, कंक्रीट हो चुका है, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना ज़्यादा खराब है, आप कह सकते हैं। हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, आज के टाइम पर भी हमारे पास वैसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हमने हर जगह कंक्रीट कर दिया है। अब वो पानी जो बह रहा है, बारिश हो रही है, वो जाए तो जाए कहाँ, उसको यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ भी पार्ट बचा ही ना। हमने पूरा यहाँ पे कंक्रीट कर दिया है। थोड़ी सी भी बारिश होती तो आपका ड्रेनेज जो सिस्टम होता है वो फुल बहुत ज़्यादा बहकर सामने यहाँ पे फ्लड की तरह आपके रोड में बहने लगता है। तो हाँ, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर है वो क्या है, आपका मैन मेड है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है आपके यहाँ पर, आपका ह्यूमन बींग जो है, आपकी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है। क्लाइमेट चेंज भी क्यों हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण ही हो रहा है। तो सिर्फ देखिए, ये आपका हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, इवन साउथ इंडिया में भी क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है फॉर द नेचुरल डिजास्टर। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या इंश्योर करना होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ यू रियली वांट टू मेक द राइट डिसीजन, यू विल ब्रिंग इन एक्सपर्ट फ्रॉम बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एजेंसीज एंड यू विल हैव अ वेरी गुड सॉल्यूशन ऑन द टेबल, current and modern ways of understanding the scale of disaster, where the risk is and what kind of solution should be modeled around it, whether there is a political will to take action that manner in is the question। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, जो पब्लिक और प्राइवेट एजेंसी से साथ में उनको मिलकर आना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा जो सॉल्यूशन होगा उसको टेबल पर ला सकते हैं। हम यहाँ पे जो नए तरीके हैं, मॉडर्न वेज हैं, जिससे हम डिजास्टर को समझ सकते हैं, वो हम यहाँ पे स्केल अप कर सकते हैं। हम रिस्क को यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए, आपको कंस्ट्रक्शन तो करना चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, कनेक्टिविटी को इंश्योर करना है, तो हमें डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना ही होगा। बट इसमें हम जहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहां पर क्या क्या रिस्क हैं, तो उस बेसिस पर, जैसे कि आपके कुछ एरियाज होते हैं बहुत ही डिजास्टर प्रोन एरियाज होते हैं, है ना। अब हम उत्तराखंड में यहाँ पे कुछ रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, तो वहां पर हमें रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे करना चाहिए, वहां पर क्या क्या रिस्क फैक्टर सामने आ सकते हैं, इन सारी चीजों को नजर देखते हुए हमें वहां पर क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, जो जो डिजास्टर है उसको रोक सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया सीज द लोएस्ट ऑगस्ट रेनफॉल इन सेंचुरी, IMD। यहाँ पर हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये कहा गया है कि अगस्त में आपका सबसे कम रेनफॉल यहाँ पर इंडिया में हमें दिखाई दी है। आप ये यहाँ पर मैप देख सकते हैं, तो रेनफॉल डेफिशिएंसी हमें दिखाई दे रही है। ये चार्ट आपका शो कर रहा है कि आप देखेंगे 2023 में सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे कम रेन हुई है कब, अगस्त के सीजन में। इसका सबसे मेन रीजन क्या है कि आपका यहाँ पर अल नीनो आ रहा है। अल नीनो के कारण हमें ये कहा जा रहा है कि अल नीनो क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल पैसिफिक ओशन है वहां पर वो वार्म हो रहा है, जिसके कारण जो इंडिया में रेनफॉल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये कहा गया कि सबसे कम रेनफॉल हुई है। अब ये फर्दर ये कहा जा रहा है कि हम ये इंडिकेट कर सकते हैं शायद सितंबर में जो हमारा मानसून होगा वो थोड़ा हमें अच्छा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब फर्दर हम देखते हैं कि हमारा सितंबर का मानसून यहाँ पर कैसा रहता है। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए हमने अभी डिस्कस किया था, आफ्टर इंडिया फिलीपींस मलेशिया एंड इंडोनेशिया प्रोटेस्ट चाइनाज मैप। चाइना ने जो नया मैप रिलीज किया है, तो इसके लिए फिलीपींस मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी क्या किया, इसका प्रोटेस्ट किया है। क्योंकि चाइना ने जो 9 डैश लाइन है, हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, अगर आप लोग यहाँ पे मैप को जाकर देखेंगे तो 9 डैश लाइन को भी चाइना के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो सारी कंट्रीज यहाँ पर अब क्या कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है कि ये जो चाइना का उन्होंने जो ये नया मैप निकाला है। ओके, नाउ यहाँ पर आपकी न्यूज़ और आर्टिकल्स खत्म होते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये था, विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होती है। जो एलिफेंट का ग्रुप होता है उसकी जो लीडर होती है उसको वो फीमेल ही होती है, मतलब कि जो आपकी कह सकते हैं एजेड फीमेल होती है, जो हाईएस्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं उनकी जिसकी एज ज्यादा होती है, वो उसका ग्रुप का लीडर होता है। मैक्सिमम उनका गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 22 मंथ्स का होता है, ये भी आपका करेक्ट है। एलिफेंट्स कैन नॉर्मली गो ऑन कैल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। यहाँ पर जो एलिफेंट्स होते हैं वो 60 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
प्रेग्नेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरल। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। 2017 अभी तो नया यहाँ पे सेंसस नहीं हुआ है एलिफेंट्स का, बट 2017 का हमारा डेटा है, उसके अकॉर्डिंग कर्नाटका में यहाँ पे क्या है आपके सबसे ज्यादा क्या है आपके एलिफेंट्स है। उसके बाद आसाम आ जाता है। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो कर्नाटका हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स फॉलोड बाय आसाम, उसके बाद आपका केरल आ जाता है। सेकंड हमने यहाँ पर देखा था, तो जो फीमेल्स होती हैं वो 14 to 45 ईयर्स तक वो बर्थ दे सकती हैं। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 4 ईयर्स में गैप होता है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पे 5 ईयर्स ऑफ एज 52 इंक्रीजिंग द 5 ईयर और 6 ईयर्स बाय 60 तक यहाँ पर क्या हो सकता है उनका इंक्रीज हो सकता है। गेस्टेशन पीरियड मतलब कि उनका जो प्रेगनेंसी वाला होता है मैमल्स का, तो वो लास्टिंग कितना होता है 600 डेज तक, मतलब 22 मंथ तक उनका होता है उनका गेस्टेशन पीरियड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है 1 and 2 ओनली। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा। सेकंड जो आपका थर्ड क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ हमने इसको क्या किया है, ये जो आपका होमवर्क इसे कंप्लीट किया है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।